नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मिशन नाकाम, जो कि कोबी भेड़िया और तिरंगा का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये तो दलदल है। हाँ, जब तूने अपने आप को गेंडा कहा तो मुझे पास ही मौजूद इस दलदल का ध्यान आया। तभी मैं तुझे अपने पर वार करने का मौका देता हुआ इधर लाया, ताकि जैसे गेंडे को दलदल में फंसाकर मारा जाता है वैसे ही मैं तुझको मार सकूं। इस दलदल में फंसकर तू मेरी चाल में फंस गया तिरंगा। अब मैं तुझे मौत के जाल में फंसाता हूं, इस भारी चट्टान की बदौलत, जो तेरे ऊपर गिरकर तुझे हमेशा के लिए इस दलदल में दफन कर देगी। निश्चय ही ये तिरंगा के जीवन का आखिरी क्षण था, क्योंकि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी ठीक उसी पल, ठहर जाओ भेड़िया। भेड़िया के हाथों को उस आवाज ने रोका था, जो उस फूजो बाबा की थी, जिसके आदेश को जंगल की हवाएं भी मानती थी। अपने हाथ में थमी चट्टान को फेंक दो भेड़िया, क्योंकि अगर इस चट्टान ने तिरंगा को दलदल में दफन कर दिया तो उसके साथ साथ इस जंगल और इस देश को बचाने का रास्ता भी इसी दलदल में दफन हो जाएगा। आप मुझे मत रोकिए फूजो बाबा, क्योंकि इसने जेन को कष्ट पहुंचाकर जो अपराध किया है उसकी सजा एक ही है, मौत। अपराध तिरंगा ने नहीं, जेन ने किया है भेड़िया। और अपराध भी ऐसा जिसे देशद्रोह का नाम दिया जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं फूजो बाबा? वही जो सच्चाई है, और ये है इसका सबूत। ये क्या है मैं बताता हूँ। इसे डीएनए रिपोर्ट कहते हैं। इंसानी खून में मौजूद रक्त कणिकाओं की जांच। दुनिया में किसी एक इंसान का डीएनए किसी दूसरे इंसान से मिले, ऐसा असंभव है। हमने जेन के खून का नमूना लेकर उसमें मौजूद डीएनए को लैब में पाए गए उस इंसान के खून में पाए गए डीएनए से मिलाया है। दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जेन ने ही जंगल में मौजूद गुप्त लैब को तहस नहस किया है, परमाणु मिसाइलों को प्रोग्राम को चुराकर उसे नष्ट किया है, और मिसाइलों को छूटने के लिए तैयार करके इसका इंतजाम किया है कि हमारा देश हो जाए तबाह। नहीं, ये नहीं हो सकता। जेन ऐसा नहीं कर सकती। जेन ने ऐसा ही किया है। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि अपने देश प्रेम ने जेन को भारतवर्ष का देशद्रोही बना दिया है। मैं नहीं मानता, मत मानो, लेकिन जानते हो तुम्हारे नाम मानने से क्या होगा? इस जंगल के लाखों जानवर, इस देश के करोड़ों इंसान तिल तिल करके मरेंगे। सब तड़प तड़प कर अपनी जान देंगे। नहीं नहीं। ओह, भेड़िया तो भागा जा रहा है, यानी उसने हर सबूत को नकार कर दिया। ओह, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ओह भेड़िया, भेड़िया तुम कुछ मत कहो तिरंगा। सिर्फ इतना बताओ कि इस जंगल और देश को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। जवाब देने की जगह तिरंगा आर्यन मोहन की तरफ पलटा। आर्यन, तुम्हें तुरंत ही अपना काम करने के लिए वापस लौटना होगा। हो सकता है हमसे पहले तुम सफल हो जाओ। ओके, जल्दी। फ्लॉपी कहाँ है? ये तुम किस फ्लॉपी की बात कर रहे हो भेड़िया? उस फ्लॉपी की जिसे तुम गुप्त लैब से चुरा कर लाई हो। मैं किसी लैब और फ्लॉपी के बारे में नहीं जानती। देखो जेन, अपनी जन्मभूमि फ्रांस की सेवा करने के लालच में तुमने जो अपराध किया है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसके लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बस वो फ्लॉपी इन्हें सौंप दो। ये झूठ है, ये सच है, और इस सच का हर प्रमाण पाकर ही
मैं तुमसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। ओह, इसका मतलब तिरंगा तुम्हें बरगलाने में सफल हो गया है। ये तुम्हारे सामने ऐसी उल्टी सीधे दलीलें रख चुका है जिसकी वजह से तुम मुझ पर अपनी जेन पर शक कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जाने दो मुझे। जेन, ये जिद छोड़ दो, फ्लॉपी दे दो। मेरे पास कोई फ्लॉपी नहीं है, छोड़ो, जाने दो मुझे। जब तक तुम हमें वो फ्लॉपी नहीं दे दोगी कहीं नहीं जा पाओगी। ओफ ओह, तुम्हारे बाप का राज है क्या जो तुम जेन को रोक रहे हो? को भी तुम, अच्छा हुआ तुम यही हो, तुम भी समझाओ जेन को। समझाऊंगा, पहले तुम दोनों को तो समझा दूं कि अगर मेरी जेन को तंग किया तो ना मुंह में दांत रहेंगे धाड़, और ना पेट में आंत भड़ाक। ओफ, को भी रुको, तुम्हें पता नहीं जेन के पास ऐसी क्या चीज है जो अगर हमें ना मिली तो ये सारा जंगल, सारा देश तबाह हो जाएगा। भाड़ में गया जंगल और मिट्टी में गया देश। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर तुम दोनों ने तुरंत ही मेरी जेन का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम दोनों मेरे हाथों से तबाह हो जाओगे। ओह, मूड बुद्धि को भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सुनानी तो होगी, वरना जेन उस फ्लॉपी को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। वो देखो, वो यहाँ से भागने की फिराक में है। वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी। मैं उसे रोकने का इंतजाम करता हूँ। प्या, फौजों के कंठ से चिंगार से निकली। अगले ही पल जेन गैंडों के बीच घिर गई। लेकिन उन हिंसक गैंडों को क्या मालूम था कि इस जंगल में उनसे भी बड़ा हिंसक भी मौजूद है। तुमने मेरी जेन का रास्ता रोका, चले जाओ यहां से। दोबारा नजर आए तो खाल में भूस भरकर आग लगा दूंगा। ओह, कोबी ने तो गैंडों को तिनकों की तरह उछालकर जेन के भागने का रास्ता साफ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं जंगल के छोटे छोटे उन प्राणियों को जेन को रोकने का आदेश दे देता हूँ जिन्हें खत्म करना कोबी के लिए मुश्किल है। और उन छोटे प्राणियों में प्रमुख हैं इस जंगल के खतरनाक सांप और बिच्छू। ओह, मेरी जेन का रास्ता फिर रोक लिया उस बुढ़े ठुड्डे ने। बोल गया ना टे, अबे इस बुढ़ापे में कोबी जैसे जवान से टक्कर लेगा तो ये होगा ही। हमारे बारे में क्या ख्याल है? हम तो तुमसे टक्कर ले सकते हैं ना? हाँ, ले तो सकते हो, लेकिन क्या ले पाओगे? धाड़, और कब तक ले पाओगे? कोबी की पूंछ उसकी बहुत बड़ी ताकत है। कोबी को काबू में करने के लिए पहले उसकी पूंछ को काबू में करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूं। लेकिन कोबी की पूंछ को काबू में कैसे किया जाए? एक तरीका है, मेरी यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद ये कैप्सूल, जिनमें वो गोंद भरा हुआ है जो किसी भी चीज को चुटकियों में चिपका देता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने कोबी की पूंछ उसके शरीर से चिपका दी है। ये मेरी पूंछ को क्या हुआ? ये मेरे शरीर से कैसे चिपक गई? अबे नहीं छूट रही। अब तेरी पूंछ की तरह तेरे भी जाम होने की बारी है, लेकिन तुझे जाम कोई गोंद नहीं बल्कि हम दोनों की ताकत करेगी। हमें इसे अच्छी तरह से बांध डालना है भेड़िया, ताकि जब हम जेल से पूछताछ करें तो ये हमारे काम में दखल ना दे। तुम कोबी को बेबस नहीं कर पाओगे। भेड़िया देवता मदद। कोबी ने जैसे ही भेड़िया देवता की मदद की गुहार लगाई वैसे ही मदद उस तक पहुंची। और जैसे ही भेड़िया देवता की मदद कोबी तक पहुंची वैसे ही तिरंगा और भेड़िया के जिस्म तिनके की तरह हवा में उड़ते नजर आए। कोबी के शरीर को तो यमदूत भी जाम नहीं कर सकते। तुम्हारी क्या औकात है? भड़ाक, तुझे तो खूंटे की तरह जमीन में गाड़ दूंगा
और तुझे सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ा दूंगा। धड़ाक। ओफ। कोबी के प्रचंड वार ने भेड़िया के दिमाग को घुमा कर रख दिया है। भेड़िया को इस वार से संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर मुझे न सिर्फ अकेले ही कोबी से लड़ना है, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोबी संभलते हुए भेड़िया पर अपना वार ना कर पाए। लेकिन कोबी की गद्दा के प्रचंड वार से चटकती मेरी ढाल की हालत बता रही है कि मेरे लिए ज़्यादा देर कोबी के सामने ठहरना मुश्किल है। मुझे इससे निपटने का कोई उपाय सोचना होगा। शहर होता तो इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता चुटकियों में दिख जाता, क्योंकि शहर में ऐसे हिंसक जानवरों से निपटने के सैकड़ों उपाय मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जंगल में मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक मिनट। यहाँ चारों तरफ मौजूद पेड़ों की लंबी मजबूत टहनियों को खींचकर और पूरी तरह मोड़कर जंगलियों ने इसलिए बांधा हुआ है ताकि समय आने पर वे जंगल में आने वाले खतरनाक शिकारियों से निपट सके। ये मुड़ी हुई टहनियाँ कोबी नाम के इस जानवर से निपटने में ज़रूर काम आएगी, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं अपनी ढाल के शार्प हिस्से से मुड़ी टहनियों को बांधने वाली रस्सियों को काटूं। बाकी का काम ये मजबूत टहनियाँ अपने आप कर देंगी। सड़ाक। और ये काम मुझे तेजी से करते रहना है, क्योंकि जरा सी भी देर करने का मतलब है कोबी को संभलने का मौका देना और मुसीबत मोल लेना। तिरंगा तेजी से उन टहनियों की रस्सियों को काट रहा था जो आकर कोबी से टकरा रही थी, और वो भी इतनी तेजी से कि ना कोबी को कुछ संभलने का मौका मिल रहा था और ना संभलने का। कोबी का हाल बेहाल हो रहा था। सड़ाक। कड़ाक। अब मेरे पास मौका है कि मैं उसके हाथों से उसकी चमत्कारिक गद्दा छुड़ा दूं। मुझे खुद एक तन्ने पर सवार होकर उस तक पहुंचना होगा। एक टहनी पर सवार होकर गोली की सी तेजी से तिरंगा भेड़िया तक पहुंचा। उसी गति से तिरंगा के सधे हाथ कोबी के हाथ में थमी गद्दा पर पड़े। अगले ही क्षण एक तेज झटके से गद्दा कोबी के हाथों से निकलकर तिरंगा के हाथों में पहुंच चुकी थी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।